गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ECB 601 फैक्टर प्राइसिंग एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स की फोर्थ यूनिट इंटरेस्ट में न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट लोनेबल फंड्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोनेबल फंड्स? इट इज गिवन बाय अ स्विस इकोनॉमिक्स विक्सल, ओलेन, मेर्डल एंड रॉबर्टसन. Professor Robertson, according to Professor Robertson, loanable funds theory interest is a price which equates the demand for and supply of loanable funds. The rate of interest is determined by the demand for and supply of loanable fund, takes into consideration monetary factors like hoarding of money and bank credit, along with real factors like saving and investment in the determination of interest. एक्चुअली में जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उन्होंने सिर्फ रियल फैक्टर्स के बारे में ही बात की थी। जो क्लासिकल का क्रिटिसिज्म है वो यही है कि इन्होंने सिर्फ रियल फैक्टर्स को ही प्रमोट किया था, मॉनेटरी फैक्टर्स के बारे में कोई भी बात इन्होंने नहीं की, बिल्कुल भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने मॉनेटरी टर्म्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी आई, इसमें मॉनेटरी फंड को भी जोड़ा गया। कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स थे जो मानते थे कि कुछ पार्ट मॉनेटरी का भी होना चाहिए। क्लासिकल में जैसे नट विक्सल थे, बर्टिल ओलिन थे, मेडल थे, ये सारे स्वीडिश इकोनॉमिक्स थे। प्रोफेसर रॉबर्टसन थे, जे वाइनर थे, ये इंग्लैंड के थे। ये लोग मानते थे कि क्लासिकल थ्योरी थोड़ी अधूरी थ्योरी है क्योंकि इसमें मॉनेटरी फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। राइट? इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द वीकनेस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, Swedish economist Nat Wicksell put forward loanable fund theory of rate of interest. According to Professor Robertson, interest is the price which equals the demands for and supply of loanable funds. The rate of interest is determined where demand of loanable funds and supply of loanable funds are equal. Now, what are the assumptions? This theory takes into consideration monetary factor and real factors. What are the monetary factors? Monetary factors are hoarding of money and bank credit. What are the real factors? Real factors saving and investment. Second assumption is there is a full employment in economy. There is a perfect competition in the market. No change in income. Income will be constant, long run period of time. Now, लोनेबल फंड्स क्या होते हैं? पहले हमें ये जानना चाहिए कि लोनेबल फंड्स होते क्या हैं। क्लासिकल्स में हमने रियल फैक्टर्स की बात की थी जिसमें सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लिया गया था, जो कि डिसाइड होता है हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो सेविंग्स बढ़ती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो सेविंग्स कम होती हैं। उसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप था। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो लोग पूंजी कम लेंगे और इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो इन्वेस्टमेंट लो होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा तो इन्वेस्टमेंट हाई होगा। अब न्यू क्लासिकल्स में सेविंग्स में हमने बैंक क्रेडिट और होर्डिंग को ऐड कर दिया, जो कि मॉनेटरी फैक्टर्स हैं। सेविंग, होर्डिंग एंड बैंक क्रेडिट, ये तीनों मिलाकर बने आपके लोनेबल फंड्स। इसमें कहा गया कि सेविंग से ही केवल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बैंक क्रेडिट और प्लस होर्डिंग से भी इन्वेस्टमेंट होता है। पहले क्लासिकल सेविंग करते थे और उसके भरोसे पर इन्वेस्टमेंट होता था, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता था। लेकिन न्यू क्लासिकल्स ने इसमें बैंक क्रेडिट और होर्डिंग को भी जोड़ दिया और सेविंग प्लस बैंक क्रेडिट प्लस होर्डिंग मिलाकर बना आपका लोनेबल फंड्स। राइट? अब बात आती है कि लोनेबल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं। लोनेबल फंड्स दो प्रकार के होते हैं, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स एंड डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स। सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स क्या होता है? जो लोग
लोन को सप्लाई करना चाहते हैं, वो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स होगा। जो लोग लोन को की डिमांड करते हैं या लोन को लेना चाहते हैं, वो डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स होगा। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। लोन सबसे ज़्यादा कौन लेता है, या आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको होती है लोन की? बिजनेसमैन फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, समटाइम्स फॉर द पर्पज़ ऑफ कंजम्पशन एंड होर्डिंग, राइट। अब डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स में क्या क्या शामिल होता है? पहला इन्वेस्टमेंट डिमांड, दूसरा सेविंग या आप कंजम्पशन भी कह सकते हो, थर्ड है होर्डिंग। सो लेट अस स्टार्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड ऑफ लोनेबल फंड। What is the investment demand of loanable fund? Investment demand of loanable fund is for investment. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स लो होगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा तो पूंजीपति पूंजी कम लेंगे, लोन पर लेंगे और इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स हाई होगा, because there is a between inverse relationship, negative relationship, and slope is downward sloping, that is from left to right, right? Investment demand, main source of demand for loanable fund is demand for money for investment on the part of the firm. Lower the rate of interest, lower the rate of interest, more will be the demand for investment and vice versa. Next आपका है consumption. When consumption expenditure exceed money, when consumption expenditure exceed money, people have to borrow money. Thus private and household make demand for loanable funds. अगर हाउस होल्ड्स की जो एक्सपेंडिचर हैं वो उनकी मनी से या उनकी इनकम से एक्सीड कर जाते हैं तो पीपल हैव टू बोरो मनी, वो बैंक से लोन लेते हैं या बोरो करते हैं मनी को, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा तो लोग हाउस होल्ड जो है वो डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स कम करेंगे, मतलब लोन की डिमांड कम करेंगे। इस स्थिति में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स हाई होगा। इसमें भी जो है स्लोप इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट है आपका होर्डिंग, थर्ड पॉइंट है इसमें होर्डिंग। व्हाट इज होर्डिंग? वेयर और व्हेन पीपल प्रिफर टू कीप देयर सेविंग आइडल कैश बैलेंस इज कॉल्ड होर्डिंग। हु वांट्स टू होर्ड इट एट लो rate of interest, demand will be more as compared to high rate of interest. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बैंक से हाउस होल्ड जो है बोरो ज़्यादा करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग, होर्डिंग का मतलब क्या होता है, जो लोग शौकीन लोग होते हैं जो पैसा अपने पास रखना पसंद करते हैं, वो ज्वेलरीज या कपड़े में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो कैश अपने पास रखते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बैंक से बोरो करके वो अपने पास मनी स्टोर कर लेंगे, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे, वो अपने पास कैश रखना पसंद नहीं करेंगे। सो demand of loanable funds is equal to consumption plus investment plus hoarding, right? The next topic is supply of loanable funds. Supply of loanable funds क्या होते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है? सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स में होता है सेविंग, बैंक क्रेडिट, डिस होर्डिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट, राइट?
What is saving? It is the main source of loanable fund theory affected by individual sector, business sector and government sector, influenced by both the income and rate of interest. Supply curve of the saving slopes upward. Right, saving will be more if rate is high, rate of interest is high. At low rate of interest people save less. एक जो साधारण व्यक्ति होता है वो पैसा सेव करता है या इकट्ठा करता है, और जिनको नीड होती है उनको लोन भी देता है, चाहे वो डायरेक्ट दे चाहे वो बैंक में जमा करके दे और बैंक आगे लोन के रूप में उस व्यक्ति को दे। तो सेविंग इज़ द मेन सोर्स जिससे लोनेबल फंड्स पॉसिबल होते हैं। आप सेविंग कब करोगे? जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा, हाई मिलेगा। मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई होगा तो आपकी सेविंग्स भी हाई होंगी। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ डाउनवर्ड देन सेविंग इज़ ऑल्सो डाउनवर्ड। सो देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप in between saving and rate of interest. So slope will be upward. अब देखिए सेविंग कौन करता है? हाउस होल्ड करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं। हाउस होल्ड कब करते हैं? जब वो कंज्यूम कर लेते हैं, अपना कंजम्पशन कम करके वो सेविंग करते हैं। बिजनेसमैन कब करता है सेविंग? जब उसे प्रॉफिट होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा तब सेविंग करेंगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा तो सेविंग नहीं करेंगे। राइट। सेकंड है आपका बैंक क्रेडिट। बैंक भी लोन देते हैं। मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो बैंक क्रेडिट ज़्यादा करेंगे, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बैंक लोन देने की इच्छा उनकी कम होगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो बैंक की कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा पैसा क्रेडिट पर दें। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लो देन बैंक क्रेडिट ऑल्सो लो। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई then bank credit is also high. There is between a positive relationship and graph will be upward, a slope going upward. थर्ड है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? यूजली हम हर साल अपनी बुक्स में पीएलएल अकाउंट में एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। तो डेप्रिसिएशन वाले जो एंट्री है उसमें जो अमाउंट एक्यूमुलेट होता है या हम करते हैं, ये जो एक्यूमुलेशन वाला अमाउंट है इसको हम क्या करते हैं? जब हमें मार्केट में पता चलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो गया तो हम अपने इस हमने रिज़र्व क्रिएट किया होता है इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, तो हम उसे निकाल कर लोन पर दे देते हैं। ठीक है, दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। सो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो डिसइन्वेस्टमेंट भी हाई होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है तो डिसइन्वेस्टमेंट भी लो होता है। देयर इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। डिसहोर्डिंग। होर्डिंग में क्या होता है? लोग कैश रखना पसंद करते हैं, और डिसहोर्डिंग में क्या होगा? लोग ये देखते हैं कि मार्केट में कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कब हाई हो तो हम जो है अपना जो पैसा है वो बैंक को दें या बैंक में सेव कर लें। आइडल मनी को लोन पर देना तो वो अपना पैसा बैंक को या किसी को लोन पर दे देते हैं। राइट। अब बात आती है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, डिमांड फॉर लोनेबल फंड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। जहाँ पर डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स के इक्वल होते हैं वहीं पे इंटरेस्ट डिटरमाइन करता है। डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स में क्या आता है? आपका इन्वेस्टमेंट आता है, आपका कंजम्पशन आता है, आपका होर्डिंग आता है। सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स में क्या शामिल होता है? सेविंग, बैंक क्रेडिट, डिसहोर्डिंग प्लस डिसइन्वेस्टमेंट। अगर उसके नीचे वाला जो कॉलम है 1 माइनस DI, अगर हम यहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरफ लाते हैं तो जाहिर सी बात है वो माइनस में होगा, और अगर डिसहोर्डिंग को होर्डिंग के पास लाते हैं तो वो भी माइनस में होगा। राइट।
इज इक्वल टू, इधर से कंजम्पशन हम नेक्स्ट तरफ शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. सो एस माइनस सी प्लस बी हो जाएगा. यहाँ पे अगर हम 1 माइनस डी आई प्लस एच माइनस डी एच को देखें तो ये क्या है. अगर हम इन्वेस्टमेंट में से डिसइन्वेस्टमेंट को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, नेट इन्वेस्टमेंट बचता है. अगर हम डिस होल्डिंग में से होल्डिंग माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, नेट होल्डिंग बचता है. इज इक्वल टू, अगर सेविंग में से कंजम्पशन हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, नेट सेविंग बचता है प्लस बैंक क्रेडिट. द above equation indicates that equilibrium rate of interest is determined at the point where net investment and net holding are equal to net saving and bank credit, right? Explanation. What is the explanation? Total demand and supply intersect at E point, or is the equilibrium rate of interest. Professor Wicksell has referred to two types of interest: market rate of interest or equilibrium rate of interest. Natural rate, which is determined at that point where total saving is equal to total investment on, is the natural rate of interest. What are the criticisms? The concept of hoarding, according to Keynes, the concept of hoarding can be increased or decreased is wrong. Indeterminate, according to it, rate of interest is determined by loanable fund, but loanable funds depends upon income, and income depends upon investment, and level of investment depends upon rate of interest. Rate without knowing interest, we cannot estimate income. Synthesis of different factors should be studied separately. Next is unrealistic assumption of full employment, ignores the effect of investment on income. Then the conclusion is dynamic theory, which highlight determination of interest with the changed circumstances. Thank you everyone and have a nice day.